हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। सो इन्फोसिस की जो है Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। सो नंबर्स कैसे थे और क्या जो कमेंट्री है वो मैनेजमेंट की तरफ से दी जा रही है, कौन सी चीज़ों के अंदर गिरावट आ सकती है, कौन सी चीज़ों के अंदर बढ़त आ सकती है, क्या उनका फ्यूचर आउटलुक है और कंपनी ने क्या क्या इस क्वार्टर के अंदर परफॉर्म करके दिखाया। सो ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और डिटेल एनालिसिस जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट के हम लोग Q3 के करेंगे और इन फ्यूचर जो है वो इन्फोसिस के क्या टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। सो टारगेट्स भी जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इस क्वार्टर की पहले बात कर लेते हैं, सेल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Q3 का जो नंबर है दिसंबर 2023, ये पूरे जो नंबर्स है वो क्रोर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे नंबर अगर देखेंगे तो 38,313 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू है या सेल्स है वो कंपनी ने इस बार किया है। सो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखें तो माइनर सी जो है 200 करोड़ के आसपास लगभग गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बट वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 31,000 करोड़ से लगभग जो है 38,000 करोड़ के आसपास। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो है वो सेल्स के अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो फ्लैट आप बोल सकते हो 200 करोड़ के आसपास की ही गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर ओपीएम अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो फॉर एग्जांपल पहले ही मैंने समझाया कि ओपीएम क्या होता है। तो अगर आप 100 रुपये की चीज़ खरीद के उसको अगर 80 में बेचते हो तो अगर आपका 80 रुपये की चीज़ खरीद के अगर आप 100 रुपये में बेचते हो तो जो 20 रुपये आपके बचेंगे वो आपका ओपीएम होगा, सब खर्चा निकलने के बाद। तो कंपनी का कितना परसेंट प्रॉफिट जो है वो बचता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 24% है। लास्ट क्वार्टर में भी बात करें तो 24% है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर अगर हम कंपेयर करें तो 23 और 24 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 26 से जो है वो 24 देखने को मिल रहा है। सो इसका मेजर जो रीज़न हो सकता है वो है एट्रीशन रेट। सो एट्रीशन रेट एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आईटी सेक्टर के लिए अभी के लिए है। बट अभी अगर इन्फोसिस की कमेंट्री की बात करें तो वहाँ पे भी जो है एट्रीशन रेट के अंदर भी जो है गिरावट कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है और इन फ्यूचर भी जो है वो एट्रीशन रेट के अंदर गिरावट होगी, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। वहीं अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम लोग देख लें, नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 6,500 करोड़ के आसपास है। 6,586 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो लगभग 6,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट के अंदर जो है वो बढ़त देखने को मिल रही है। बट अगर आप रेवेन्यू देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर गिर गया। तो अब आप सोचोगे कि यहाँ पे जो है तो इनकी जो भी अदर इनकम होती है, अदर इनकम के अंदर आप देखेंगे अदर इनकम के अंदर जो है बढ़त देखने को मिल रही है। तो पहले 584 करोड़ के आसपास था, अब जो है वो 769 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 66 करोड़ था, अब 80 करोड़ हो गया। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट के अंदर जो है वो बढ़त देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस भी जो है वो कंपनी का बढ़ेगा। तो कंपनी का ईपीएस जो है वो 15.70 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखें तो लगभग 2-2.5% के आसपास की जो है बढ़त देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 10-12% के आसपास की जो बढ़त है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल जो है एक आईटी जायंट और इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद भी जो है कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी जो है काफ़ी अच्छी नंबर्स दिखाए। तो ये काफ़ी बड़ी बात देखने को मिल रही है। और इसके बाद अगर एट्रीशन रेट के अगर मैं बात कर लूँ तो एट्रीशन रेट भी जो है वो 24.3% के आसपास देखने को मिल रहा है अभी के लिए फॉर द पीरियड। और वही अगर प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 27% के आसपास था। तो 27 से अगर देखेंगे तो 24% के आसपास भी जो है एट्रीशन रेट जाते हुए देखने को मिल रहा है। एट्रीशन रेट का मतलब यही होता है कि कितने लोग जो है कंपनी से जॉब को छोड़ रहे हैं और उसके बदले हम कितने हायर पैकेजेस के ऊपर दूसरे लोगों को वापस से हायर कर रहे हैं। सो इस वजह से क्या है कि जितने लोग ज़्यादा रिजाइन करेंगे और हम जितने कंपनी जितने नए रिसोर्सेज को वापस से एम्प्लॉयज़ को रीहायर करेगी ज़्यादा पैकेजेस के ऊपर, तो जो है मार्जिन के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल पहले अगर कोई एम्प्लॉय 10 लाख के ऊपर काम करता था तो अब जो एम्प्लॉय आएगा वो शायद हो सकता है 13 लाख या 14 लाख के ऊपर काम करे। तो इनको जो है वो 3-4 लाख का और फटका जो है वो पड़ते हुए देखने को मिलेगा, जिस वजह से एट्रीशन रेट बढ़ते हुए देखने को मिलता है और मार्जिन भी है जो है वो गिरते हुए देखने को मिलते हैं। कंपनी के खर्चे बढ़ते, प्रॉफिट कम हो जाते हैं। तो एट्रीशन रेट जितना कम होगा कंपनी को उतना ज़्यादा फायदा आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम देखने को मिल सकता है। और कंपनी ने ये कहा भी है कि हर जो है अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इनकी वापस से एट्रीशन रेट जो है वो गिरते हुए आपको देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। उसके बाद अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी ने जो है वो बायबैक अनाउंस किया था। लगभग 9,300 करोड़ के आसपास का जो बायबैक था वो कंपनी ने
अपने शेयर होल्डर्स के लिए असाइन किया था एट द प्राइस ऑफ 1850। तो आपको सिर्फ ऑर्डर लगाना है और कंपनी जो है वो ओपन मार्केट से अंदर से 1850 के भाव पे जो है आपके शेयर्स को खरीद लेगी। आप कोई भी अपने डीमैट अकाउंट से ओपन मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कंपनी ने जो है लगभग 4790 करोड़ के आसपास का जो माल है वो ऑलरेडी वो खरीद चुके हैं। ऑलमोस्ट 51% ऑफ द 9003 करोड़ का जो अमाउंट है उसमें से इन्होंने 4,500 करोड़ के आसपास का जो स्टेक है वो ओपन मार्केट से अंदर ऑलरेडी खरीद चुके हैं। सो लगभग 30 मिलियन के आसपास के जो शेयर्स है वो इन्होंने अभी तक बाय कर लिया है। सो अभी ये शायद जून तक इनका टाइम पीरियड है, तो ये इतने टाइम फ्रेम के अंदर बाकी का जो भी 50% है उसको भी खरीद लेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप जो है बायबैक के अंदर 1850 के भाव के अंदर अगर आप बेचेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम के अंदर आपका काफ़ी बड़ा जो लॉस है वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद ही जो इनके सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि इनकी जो बड़ी बड़ी डील्स है वो भी इनको इस क्वार्टर के अंदर मिली हैं। और जो भी अभी आईटी के क्लाइंट्स हैं बड़े बड़े, वो क्या चाहते हैं कि वो लोग 10 वेंडर नहीं चाहते। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट है तो एक बंदे को एक काम दिया, दूसरे कंपनी को दूसरा काम दिया, तीसरी कंपनी को तीसरा काम दिया, चौथी कंपनी को 4 काम दिए। अब जो क्लाइंट्स है वो चाह रहे हैं कि ये चारों काम जो है वो या तो इन्फोसिस करे, या तो टीसीएस करे, या तो विप्रो करे, या जो भी करे। तो कंसोलिडेटेड वेंडर्स जो है इसका मतलब जो है यही होता है। कंसोलिडेटेड वेंडर्स जो है वो सलील पारेख ने यूज़ किया है। तो उन्होंने यही कहा है कि क्लाइंट जो है वो चाहते हैं कि एक ही कंपनी जो है वो हमारे सारे काम जो करे, हम अलग अलग वेंडर्स से जो है काम ना कराएं, अलग अलग कंपनी से अलग अलग काम ना कराएं, एक ही कंपनी जो है वो सब काम करते हुए देखने को मिलेगी। इससे जो है कंपनी का कॉस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो इस वजह से क्लाइंट को भी फायदा होगा और इन्फोसिस को भी जो है नए नए प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। कंपनी के अगर टारगेट्स की बात करो तो यहाँ पे लगभग 56, अगर आज मौजूदा भाव की बात करें तो 1480 के आसपास जो है इन्फोसिस का प्राइस है। और अगर कंपनी का हाई देखें तो लगभग जो है 2300 के आसपास का जो टारगेट है निकल के आ रहा है। लगभग 56% के आसपास की जो है अपसाइड देखने को मिल रही है। और वहीं अगर मीडियम टर्म में बात करें तो 17% का अपसाइड जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ऑलमोस्ट जो है बायबैक के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है, 100 रुपये कम के आसपास। तो ये भी शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम के अंदर आपको ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। और हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि कंपनी खुद अगर अपने माल को खरीद रही है, इसका मतलब वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उनके पास जो है नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आउट परफॉर्म करने की या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनके ऊपर ज़्यादा है। तो वो लोग ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे क्योंकि उनके पास जो है सबसे बड़ा प्रमोटर्स वही है, या कंपनी में सबसे ज़्यादा पैसे उनके ही लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें बायबैक का जो ऑप्शन है उसको अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो पार्शियल शेयर्स को कर सकते हैं अगर आपको कैपिटल की ज़रूरत है तो। बट अगर आपको कैपिटल की ज़रूरत नहीं है तो आप लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम के लिए होल्ड करेंगे अगर एक साल के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जनवरी 2024 तक का अगर टारगेट देखें तो लगभग 56% के आसपास का जो है रिटर्न देखने को मिल रहा है, लगभग 2300 के आसपास। और हो सकता है उसके बीच में कंपनी बहुत सारा डिविडेंड भी दे सकती है अभी 1-2 क्वार्टर्स के अंदर। उसके बाद कंपनी ने अगर बोनस असाइन इशू कर दिया तो भी हो सकता है, क्योंकि ये जो कंपनीज है इनके पास मैं देख रहा था ऑलमोस्ट 72,000 करोड़ के आसपास का, 72,000 करोड़ इतना जो है इनके पास रिजर्व है। तो ये सब इतनी बड़ी तो कभी कभी मार्केट कैप भी नहीं होती लार्ज कैप कंपनीज की, उसके बावजूद भी इनके पास खाली इतना जो है कैश पड़ा हुआ या रिजर्व पड़ा हुआ है। तो ये देखेंगे तो ये पैसे को इन लोग क्या करते हैं, ये जो कंपनी है ऑलमोस्ट ग्रो हो चुकी है या कंपनी को और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या और बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड और बोनस के थ्रू जो है बेनिफिट इन टाइम इंटरवल्स पे करते हुए देखने को मिलती है। और अगर गिरावट की बात करें तो लगभग 22% के आसपास की जो गिरावट है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर ऐसा होता है तो आप बल्क अमाउंट में जो है बाइंग यहाँ पे कर सकते हो। और निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, ग्लोबल इश्यूज होंगे जिस वजह से मार्केट गिरेगा, सब स्टॉक्स गिरेंगे, तब जाके ही ये जो भाव है वो आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन की बात करें तो जो है फ्लैट ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था। अगर मैं आपको एक साल की चार्ट बताऊं तो एक साल के अंदर जो है कंपनी के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट ऑलमोस्ट देखने को मिली है। पूरा आईटी सेक्टर ही कोलैप्स कर गया था, आप ऐसा भी बोल सकते हो। सभी आईटी कंपनी जो है वो डाउन देखने को मिल रही है। विप्रो में अगर देखें तो 35 to 40% के आसपास का करेक्शन देखने को मिल रहा है। बाकी सभी मिड कैप 1-2 ऐसी कंपनीज है, केपीआईटी और शायद 1-2 और, जिन्होंने जो है वो आउट परफॉर्म किया है एक साल के टाइम पीरियड में। बाकी जितनी भी लार्ज कैप आईटी कंपनीज है वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, लगभग 20 से 25% के आसपास की जो गिरावट है। तो मैं यही कहूँगा कि हर महीने जो है आप 1-1, 2-2 स्टॉक करके लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम 1-1, 2-2 साल तक अगर आप अक्यूमुलेशन कर लीजिए और अपने पोर्टफोलियो का जो है अच्छा खासा हिस्सा एक बार इन्फोसिस को दे के जो है आप इसके अंदर अगर
बाइंग नहीं भी करेंगे, सिर्फ होल्ड करके रखिए। आपके शेयर जो है वो डिविडेंड और बायबैक के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है ये कंपनीज के अंदर ग्रोथ भी मिलेगा, और ये दो भी जो है फैक्टर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके पोर्टफोलियो को ग्रो होने के लिए। सो ऐसी कंपनीज को आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते रहिए इन लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। तो मैं यही कहता हूँ कि कोई भी दो लार्ज कैप कंपनीज को ऐड करिए, फॉर एग्जांपल टीसीएस या इन्फोसिस, और मिड कैप से अगर आप देखें तो केपीआईटी हो गया, या फिर और एक दो कंपनीज जो है मैं इवेंचुअली डिस्कस करते रहता हूँ, तो वो भी कंपनीज को है। तो दो लार्ज कैप कंपनीज आप ऐड कर सकते हैं, दो मिड कैप कंपनीज आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं, या एलटीआई ले सकते हैं यहाँ पे अगर आपको एलटीआई लेना है, या एलटीटीएस ले सकते हैं। सो आईटी कंपनीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है और सभी जो है कंपनीज अच्छी हैं। तो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर इन्फोसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर दो। थैंक यू गाइस।